गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज संडे है और डीपी से ठीक पहले का संडे है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिस्ट्री के बुक को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हम लोग ये चैप्टर एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं, तो फिर हम बिहार बोर्ड की बुक के ऊपर है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे, ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो बिहार बोर्ड में मेंशन है। और जब आप स्टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप ट्री 4 का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मिलेगा तो आप कहेंगे कि बेकार का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट में सक्सेस करना और ट्री 4 को क्वालिफाई करना, तो आपको ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा। और इस बुक को देखने का, पढ़ने का सबसे अच्छा जरिया है। इस वीडियो के जरिए आप आसानी से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर ही कर दीजिए। तो हमारा चैप्टर है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में ट्रेड करने के लिए आते तो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आते हैं। और ट्रेड करते करते यहाँ पर रूलर बन जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इस ट्रेडर से रूलर तक के जर्नी को देखेंगे कि किस प्रकार से एक ट्रेडर बनने आने वाला जो कंपनी है वो एक रूलर बन जाता है, और इस होल जर्नी में क्या क्या कदम वो उठाता है। इस सारे कदमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रेडर टू रूलर के जर्नी को हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। और ये चैप्टर एनसीईआरटी भी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इससे उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मतलब कह रहा है शुरुआती दौर में जो अरब व्यापारी थे वो ब्रोकर का काम करते थे, भारत से आते थे क्योंकि भारत उनके बगल में होता था। यहाँ से सामान परचेज किए, फिर इनसे यूरोपियन व्यापारी सामान खरीदते थे और फिर जाकर के यूरोप में बेचते थे। इससे यूरोपियन का मार्जिन कम होता था, साथ ही साथ जो सामान था वो महंगा होता था। यूरोप इससे निजात पाना चाहते थे, लेकिन अरब वाले इनको रास्ता नहीं बताते थे कि भू स्थल मार्ग से आप कैसे जा सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, अंत में देखते हैं कि पुर्तगाल का रोल आता है कि पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा, जो 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ, माने केप ऑफ गुड होप होते भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से सी रूट को खोज लिया गया। आगे आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एनसीईआरटी से भी नहीं मिलेगा, कि वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा और उसे बेचकर यात्रा पर खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिन, इसका प्रॉफिट इसका कितना है, 60 टाइम्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है आपसे कि वास्को डी गामा जो जहाज़ मसाला भर के ले गया था उसमें उसको कितना मार्जिन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 गुना हुआ था। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बेतु का। ठीक है, आगे क्या देखेंगे कि इससे पुर्तगाली के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और ये सिलसिला शुरू हो गया व्यापार करने का। तो आप देखेंगे कि आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अब इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। मैंने हर देश अपना अपना एक कंपनी बनाया और वो कंपनी भारत से ट्रेड करना शुरू किया। अब कौन कौन देश है, तो हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ये सब। अब इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट कंपनी था जो 200 साल तक हम पर शासन कर दिया। वो बेहुदा कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, जो यहाँ पर ही दिया है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। 15 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और टाइम है। तो आगे आप हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार करते थे। तो क्या क्या करते थे, तो बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा, यही चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। यूरोप में ये सारे चीज़ नहीं थे। अब सूती कपड़े नहीं थे तो इसका इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता था, तो गर्मी में उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ जो ऊनी वस्त्र होते थे उसके अंदर अस्तर के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। मसाला, चूँकि वहाँ पर मांस का ज़्यादा यूज होता था तो उस भोजन को डिलीशियस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। वहीं सोरा, ये इसके उपयोग को पूछ सकता है, बारूद बनाने के काम में आता था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही ऐसा चीज़ होता था जो भारत के लोगों के काम आ सके। इसलिए जब ये सारे गुड्स को खरीदते थे यूरोपियन कंपनीज, तो बदले में यहाँ पर सोना चांदी दिया करते थे, जिससे यहाँ सोना चांदी की बहुलता हो गई। आगे आप क्या देखेंगे कि यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। यहाँ फैक्ट्री का मतलब कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक गोडाउन है जहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता था, क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का नहीं होता था।
अब इस फैक्ट्री, जब ये फैक्ट्री बना तो फैक्ट्री को चारों तरफ से घेरा जाता था, जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, और यहाँ पर कुछ न कुछ सैनिक रख दिए जाते थे जो इसकी सुरक्षा करते थे। अब ये सैनिक काफ़ी वेल ट्रेंड होते थे और इन्हें ब्रिटिश हथियार वगैरह दिया जाता था, जिसके कारण ये भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ते थे। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में संघर्ष। तो अंग्रेज और फ्रांस में संघर्ष निरंतर चलता रहा है। इंडिया में तो ट्रेड के कारण चल रहा था, वहीं यूरोप में भी इनका संघर्ष चल रहा है, और आप देखेंगे कि अमेरिकन कंटिनेंट में भी ये लोग आपसी संघर्ष में जुड़े हुए हैं। तो ये लोग का संघर्ष काफ़ी पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों पर, जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार, इन जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। प्राय इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी फैक्ट्री लगाई, जैसे चंद्रनगर, बालासोर, पश्चिमी तट पर, माहे में। तो ये सब जगह ये याद रहना चाहिए। फ्रांसीसियों को प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। तो ये याद रखिएगा, पांडिचेरी में ही इसका प्रधान कार्यालय है। उस प्रदेश में अंग्रेजों को प्रमुख केंद्र कौन था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। तो इन दोनों में प्रतिद्वंदिता तो था, ये आपको पता है। इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, और यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटका से होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटक में आप देखेंगे कि 1740 के आसपास कर्नाटक में क्या हो रहा है कि फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए कर्नाटक का जो नवाब है वो सेना भेजता है, लेकिन नवाब का सेना हार जाता है, तो बेचारा शांत हो जाता है। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि 1750 के आसपास उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है कर्नाटक में। इसमें एक पक्ष का साथ देता है ब्रिटेन और एक पक्ष का साथ देता है फ्रांस, लेकिन ब्रिटेन वाला जो पक्ष है वो जीत जाता है। इससे फ्रांस वाले को झटका लगता है। तो ये तो मैसूर के में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हस्तक्षेप कर रहा है व्यापार करते करते। आगे आप बंगाल और अंग्रेज का केस देखेंगे। तो बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब बंगाल का मतलब केवल बंगाल नहीं है, बिहार और उड़ीसा भी है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा उस समय बंगाल में शामिल थे। यहाँ का दीवान मुर्शीद कुली खान है, और मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बनता है, और वह कुशल प्रशासन का काम करता है। अलीवर्दी खान ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना, लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो साजिश का क्रम शुरू हो जाता है। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया। बंगाल में जो पहली फैक्ट्री आप देखते हैं 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस किले का नाम फोर्ट विलियम डाला जाता है आगे चल करके। अब देखिए यहाँ पर कि कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की ज़मींदारी या लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा 1200 रुपये में, ये चीज़ यहीं पर मेंशन है और कहीं मेंशन नहीं है, और यहीं से पूछ सकता है। 1696 ये भी यहीं पर मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो ये 3 गांव कौन कौन थे? तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, गोविंदपुर, सुल्तानती, कोलकाता। ये तीनों गाँवों के मिलने के बाद यही कलकत्ता बनता है। तो आप देख रहे हैं 1200 रुपया में इन तीनों गाँव का ज़मींदारी ये वसूलता है, और कब? 1696 में। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया है। आगे आप क्या देखेंगे, कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 में एक शाही फरमान प्राप्त किया। 1717 में इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। तो आगे आप क्या देखेंगे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया, और धोखाधड़ी का भी कंपनी पर आरोप लगाता है। अब आगे आप क्या देखेंगे कि सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाना होगा, अंग्रेज को ऐसा लगा, तो उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों की साठगांठ शुरू की। इसमें आप देखेंगे 3 नाम। पहला अमीचंद जो व्यापारी था, जगत सेठ ये भी व्यापारी था, और तीसरा उसका सेनापति मीर जाफ़र। इन तीनों को मिलाता है और मीर जाफ़र को कहता है कि इसको हराने के बाद तुमको नवाब बना देंगे, और ऐसा होता भी है। तो अभी ये युद्ध कहाँ पर होता है? तो ये युद्ध होता है आपको मुर्शिदाबाद के प्लासी में, और इसलिए प्लासी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। कब होता है? तो जून 1757 में होता है। कब होता है? तो जून 1757 में। बेसिकली ये प्लासी अंग्रेज बोलते थे, क्योंकि बोलने तो आता नहीं था हिंदी इन लोगों को। जगह था फलासी, जहाँ पर फलासी नाम का फूल होता था, और इस फूल से गुलाल बनाया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता स्थापना की शुरुआत हो गई। आगे आप क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि आगे जा कर के मीर जाफ़र को रियलाइज़ होता है ना। मीर जाफ़र क्या करता है, कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट में घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांग कभी पूरी ही नहीं हो रही थी और खजाना खाली हो रहा था।
फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं होता है। जल्द ही मीर जाफ़र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसका जो बाप था, इसका जो सुप्रीम बॉस, वो सही कर रहा था, ये मूर्ख लालच में आकर के गलत कर दिया। कह रहा है विरोध किया। उसके बाद इसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना देता है। जब ये नौटंकी किया तो इसको हटा के इसके दामाद को बना दिया। मीर कासिम भी नवाब बनने के बाद बड़ा खुश था बेचारा। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की ज़मींदारी जो है उसको दे देता है अंग्रेज को। अब आप इसका क्या नतीजा देखते हैं कि मीर जाफ़र ये जो था, मीर कासिम, इसको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि अंग्रेज़ जो है गलत कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि देखा कि अंग्रेज़ के व्यापारी को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो इसलिए अंग्रेज़ के व्यापारी के द्वारा जो सेल किया जाने वाला गुड्स है वो काफ़ी सस्ता हो रहा है। वहीं भारतीय व्यापारी को टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए भारतीय व्यापारी का जो गुड्स है, वस्तु है, वो कम्पिटिटिव नहीं है मार्केट में, इसलिए वो भारतीय व्यापारी से भी टैक्स लेना बंद कर देता है। तो इससे क्या हुआ है कि कुछ रिलीफ मिला भारतीय व्यापारी को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम ये उठाता है। आगे आप क्या देखेंगे इसी में कि मुर्शिदाबाद पर दूसरा एक कदम ये उठाता है इंपॉर्टेंट कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले जाता है ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप कम हो सके और राजधानी पर इसका पकड़ रहे। अब जरूर स्वाभाविक है कि ये टैक्स हटाने वाला काम और इस राजधानी को शिफ्ट करने का काम अंग्रेज को पसंद नहीं आएगा। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से अंग्रेज अफसर नाराज़ हो जाते हैं और नवाब को हटाने का फैसला करते हैं। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फ़ौज से नहीं लड़ सकता है, इसलिए बेचारा अपने साथ साथ दो और को जबह करने का सोचा। पहला शाह आलम था और दूसरा नवाब शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ये दोनों का भी काल आ गया। अभी तीनों मिलकर के अंग्रेज से लड़ता है। लड़ाई कहाँ होगा? बक्सर में होगा और 1764 में हो रहा है। और इस लड़ाई में क्या होता है, ये जो तीनों की सेना थी वो हार जाती है और समझौता के अनुसार क्या होता है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ एक संधि करता है 1765 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप याद रख लेंगे। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी मिल जाती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो आपको पता है। इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि जो यूरोपियन कंपनी को या ब्रिटिश कंपनी को पहले वहाँ से सोना चांदी ला करके यहाँ से सामान खरीदना पड़ता था, अब यहीं के टैक्स के पैसा से वो सामान खरीदेगा और फ्री में वही सामान बेचेगा, मतलब 100% मुनाफा। तो ये इसका असर पड़ा है। आगे आप क्या देखते हैं, ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक भक्ति से डर कर उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो अब ये तो युद्ध वगैरह कर लिया, लड़ाई दो राजाओं के बीच में लड़ा करके ये देख लिया। अब इसके साथ साथ कुछ पॉलिसी भी अपनाता है, जैसे सहायक संधि। सहायक संधि एक पॉलिसी है ना, जो अंग्रेज लाता है। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फ़ौज रखनी पड़ती थी और इस फौज के रखने का खर्च भी भारतीय शासक को ही देना पड़ता था। अगर कोई इस खर्च को देने में नाकाम हो जाता है तो उसके क्षेत्र को अपने में मिला लेता था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा सहायक शासक अवध का नवाब था। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और सहायक संधि के तहत एक ब्रिटिश अधिकारी जो दरबार में रहता था भारतीय शासक के, उसको रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये रेजिडेंट कुछ नहीं करता था, चुगली करता था। आगे आप क्या देखेंगे कि कुछ भारतीय शासकों के बारे में जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। तो इसमें हैदर अली के बारे में है कि 61 से 82 तक हैदर अली का शासन है। वहीं टीपू सुल्तान का जो है शासन है 82 से 99 तक है। ठीक ठाक बेचारा शासन किया है, लड़ा है, संघर्ष किया है, जीता भी है कई बार अंग्रेज से। और ये कंपनी ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो कि यहाँ से होने वाला व्यापार, जैसे काली मिर्च, इलायची का व्यापार होता था ये मालाबार तट पर, और चंदन का लकड़ी का भी होता था यहाँ से। तो इस पर रोक लगा देता है अंग्रेज के खिलाफ 1785 में। इससे अंग्रेज खफा हो जाता है। और आखिरी लड़ाई जो होता है टीपू सुल्तान से अंग्रेज का 1799 में श्रीरंगपट्टम में, और जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो ये था मैसूर। जब ये टीपू सुल्तान मर जाता है तो वोडियार राजवंश के हाथ में अंग्रेज वापस से सत्ता सौंप देता है। ये वोडियार राजवंश पुराना राजवंश है वहाँ का, टीपू सुल्तान से पहले का। आगे आप क्या देखते हैं, अंग्रेज और मराठे के बीच में क्या होता है। तो मराठा मजबूत था, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार जाता है मराठा। लेकिन हारने के बाद भी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र उसी के कब्जे में रहता है। लेकिन इस सब में दिक्कत क्या है कि 4 अलग अलग क्षेत्र से या 4 अलग अलग ग्रुप हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सब में अंग्रेज लड़ाई लगवा देता है। ये लोग लड़ भी लेता है, मूर्ख लड़ लिया, जिसके कारण नहीं तो इतना मजबूत शासक था ये मराठा कि बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, शासन कर रहा था, बहुत अच्छे थे, निपुण योद्धा थे। लेकिन कलबल छलका करके अंग्रेज इन चारों को आपस में लड़ा देता है। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में मराठों की पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावाधीन हो गया।
अब ये तो हो गया मराठा का केस। पंजाब के केस में आप देखेंगे रंजीत सिंह के सामने किसी का दाल नहीं गला। 1799 से 1839 तक इनका शासन चलता है। और पंजाब में केवल पंजाब ही नहीं है, पंजाब तो है ही, कश्मीर है ही, आधुनिक हिमाचल प्रदेश का भी क्षेत्र है। तो जब तक रणजीत सिंह रहते हैं तब तक नहीं होता है। अंत में 1849 में रणजीत सिंह के गुजरने के बाद कंपनी पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो देख रहे हैं इतना क्षेत्र को अपने में मिला लिया। अब एक और पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे, विलय नीति। विलय नीति क्या है कि इस नीति के तहत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और इसी नीति के अंतर्गत 1848 से 56 के बीच में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को कंपनी अपने नियंत्रण में ले ली। तो ये देख रहे हैं विलय नीति का प्रभाव। तो आपको ये क्रोनोलॉजी में ये जगह याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंपनी किस प्रकार से कंपनी इतने अच्छे भारतीय भूभाग पर कब्जा करने का काम करती है। तो कह रहा है इस प्रकार 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका। तो यही जर्नी है जिसमें हम लोग देखे हैं कि पॉलिसीज बना के नए नए कानून ला करके कंपनी भारत पर अपना कब्जा स्थापित करती है। कंपनी दो राजाओं को आपस में लड़वा करके कब्जा स्थापित कर रही है। तो ये सारा जर्नी हम लोग को इस चैप्टर में जानना था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य वीडियोज़ को भी देखिए। थैंक यू।